नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, पिछले अध्ययन में बड़े घर की बेटी भाग 3 में हम लोग श्रीकंठ सिंह से आनंदी घटी हुई घटना के बारे में बता देती है। श्रीकंठ सिंह अपने भाई लाल बिहारी से इतना बिगड़ चुका है, इतना क्रोधित है कि अपने पिताजी के सामने यह बात कहता है कि इस घर में ये मुझे निभाह ना होगा। जो व्यक्ति जिस सम्मिलित परिवार के एकमात्र उपासक थे, आज वही व्यक्ति उस संप्रदाय को तोड़ रहा है। उस प्रथा का अपमान होता है, वहां मुझे रुकना नहीं चाहिए। मुझे रहकर भी जिस स्त्री का अपमान जिस घर में होता है, वहां रहना उचित ना समझता है। तो आज के अध्ययन के संदर्भ में बच्चों, बिगड़ता हुआ इस परिवार को कैसे बना लेती है आनंदी, आज के संदर्भ में आनंदी के एक सात्विक गृहिणी का चित्रण हम लोग देखेंगे। सात्विक गृहिणी कैसे होती है, बिगड़ता हुआ घर को कैसे बना लेती है, आज के अध्ययन के संदर्भ में वो देखेंगे। बच्चों, तोड़ रहा है उसे देखकर बेनी माधव स्त्री के बातों में न आने के लिए कह देते हैं, लेकिन श्रीकंठ सिंह यह कहता है कि जहां स्त्री, पेज नंबर 7 में देखिए, पेज नंबर 7 में, अब बेनी माधव सिंह घर आए। अब बेनी माधव सिंह भी घर माए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन यानी बेनी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह के पिताजी यह समझा रही है, अगर वह तो तुम्हारे भाई है, छोटे भाई है, अगर उनसे कोई भूल हुई हो तो उसे कान पकड़कर समझा दो, लेकिन घर छोड़कर ना जाने का बात ना ले लो। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। जैसे ही बेनी माधव सिंह यह बताते हैं, लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, उसके भूल को कान पकड़कर समझाओ। लेकिन श्रीकंठ सिंह उसके प्रत्युत्तर में यह कहा रहा है, अब वह मेरा भाई न रहा। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे, बेनी माधव सिंह कहते हैं, तुम स्त्री के पीछे हो, इसलिए अपने भाई को ऐसा कहा रहा है। श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं किसी के पक्ष नहीं रहा। मैं उनके अविवेक और क्रूरता के कारण में विवशतावश उसे मैं अब भाई नहीं समझ रहा हूँ। दोनों कुछ देर तक चुप हो जाते हैं। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे। बेनी माधव सिंह अपने बेटे के क्रोध को कम करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। तो अब पता लग चुका है, लाल बिहारी का व्यवहार ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन उक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। घर के अंदर ये मामला बढ़ता जा रहा है और घर के बाहर घर के कई लोग इस घर के कहानी को सुनने के लिए तरस रहे थे। उक्के चिलमे के बहाने वहां आकर बैठ चुके हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, और हमें पता है गौरीपुर के गांव के ललनाएं तो श्रीकंठ सिंह से विरोध करते थे और उसे निंदा करते थे, ताकि हमेशा श्रीकंठ सिंह कई बिगड़े हुए परिवार को उसे बनाने में इतना तत्पर थे और सम्मिलित परिवार के एकमात्र उपासक होकर कई बिगड़े हुए परिवार को, टूटे हुए परिवार को उन्होंने बना चुका था। तो इसलिए वहाँ के ललनाएं हमेशा उसके विरोध करते थे। वे स्त्री भी इस घर में होने वाले लड़ाई झगड़े को सुनकर खुशी से झूम उठे हैं। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलने लगी। तो उसे
सुनने के लिए तिल मिल उठना यानी भौखला जाना। मुहावरा का अर्थ है भौखला जाना। तो इस घर के कथाओं को सुनने में उनके दिल तरस रहे हैं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। तो यहाँ के कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे कुल की नीति को बर्बाद करना चाहते थे। बेनी माधव सिंह के यह परिवार हमेशा नीतियुक्त जीवन बिताते थे। आज उस नीतिपूर्ण गति पर हमेशा चलने वाले व्यक्ति आज ऐसे उस स्थिति को देखने आ चुके हैं। श्रीकंठ अपने भाप से दबता है। वे कहते हैं, श्रीकंठ सिंह को निंदा करते हुए कहते हैं, वे अपने भाप से दबता है, वो दब्बू है और विद्या पढ़ी इसलिए किताबों के कीड़ा है। तो श्रीकंठ सिंह को ऐसे शब्दों द्वारा निंदा कर रहे हैं जैसे कि वे दब्बू है और किताबों के कीड़ा है। और बेनी माधव सिंह को भी ऐसा कह रहे हैं, हमेशा श्रीकंठ सिंह के सलाह के बिना कुछ भी नहीं करता था, इसलिए उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यहाँ उनकी मूर्खता है, यानी बेनी माधव सिंह मूर्ख है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। तो इस घर के कुल की नीति को देखकर, नीतियुक्त इस परिवार को देखकर जलने वाले ऐसे विरोधी लोग यहाँ आकर बैठ चुके थे और उनके शुभकामनाएं इस घर भी बिगड़ जाए, इस घर में भी अनीतियाँ चले। तो ऐसा वहाँ बैठे थे। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीदी दिखाने के कारण वहां आकर बैठ चुके थे। बेनी माधव सिंह तो पुराने आदमी थे, इन लोगों के भावनाओं को ताड़ गए, समझ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। अगर मेरे बेटे के सामने मैं कुछ भी यानी सिर झुकाना पड़े फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घर के मामला बाहर तक नहीं जाना चाहिए। उन लोगों के सामने जो हमारे नीतियुक्त परिवार को देखकर जल रहे हैं, उनके सामने हमें सिर झुकाना नहीं है। इन द्रोहियों को ऐसा अवसर कभी भी नहीं दूंगा। तुरंत अपने आप को यानी अपने स्वभाव बदल लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ, यानी तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। हाँ, अब मैं मानता हूँ लाल बिहारी का अपराध हो चुका है, मैं मानता हूँ। इलाहाबाद का अनुभव रही जलाया हुआ ग्रेजुएट इसको ना समझ सका, तो हमेशा इलाहाबाद जाता था, वहाँ से अनुभव युक्त लोगों से मिलता था श्रीकंठ सिंह। लेकिन ये ग्रेजुएट इन कुल नीतियुक्त परिवार से जलने वाले लोगों के भावनाओं को नहीं समझ सके, इसलिए कह रहे हैं उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर हटने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, हमेशा जब चर्चा चलता था तब चर्चा में भाग लेता था श्रीकंठ सिंह और अपने डिबेट क्लब में अपने विचारों को प्रस्ताव रखता था। लेकिन ऐसे आदत रखने वाले इस षड्यंत्र के बारे में क्या जानकारी लेगा। बाप ने जिस मतलब से बात पलटती थी वह उसकी समझ में ना आया, तो बाप जिस विचार को समझाना चाहते थे बाहर हमारे घर की कहानियों को सुनने के लिए इस
घटना के मामले में गांव के हर लोग वहां आकर बैठ चुके हैं। समझ लो, हमारे घर के मामले घर के अंदर अंदर ही उसे समाप्त करना है, घर के बाहर नहीं लेकर जाना है। हमारे घर के मान मर्यादा को हमें संरक्षण करना चाहिए, रखना चाहिए, उसे कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बात समझाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन श्रीकंठ सिंह मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। श्रीकंठ सिंह बाप के विचारों को ना समझकर फिर एक बार वही दोहराता है, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। बेटा तुम तो बुद्धिमान हो, मूर्खों की बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना। वह बेसमझ लड़का है। लाल बिहारी तो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। तुम तो बड़े हो, उससे वह तो छोटा है, उससे जो कुछ भी भूल हुआ है उसे क्षमा कर देना। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। उनके अभद्र व्यवहार को मैं कभी भी सहन नहीं सकता। तो वही घर में रहेगा या मैं ही? अगर वो रहेगा तो मुझे बाहर जाना चाहिए, अगर मुझे जाना है तो वो रुकना है। तो आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभालूंगा। अगर आप अपने छोटे बेटे से ही इतना प्यार करते हैं तो आप अपने छोटे बेटे के पास रहिए, मैं इधर से निकलता हूँ। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, अगर मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो उसे कहीं बाहर कहीं दूर चले जाने के लिए कहिए। तो बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो अंत में श्रीकंठ सिंह अंतिम निर्णय ले चुका है कि नहीं तो इस घर में लाल बिहारी रहना है, नहीं तो वह रहना है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। लाल बिहारी हमेशा अपने बड़े भाई पर इतना आदर करता था, कभी भी उनके सामने नहीं बैठता था और ना ही हुक्का पीता था, ना ही पान खाता था। बाप का भी वह इतना मान न करता था, यानी अपने पिताजी से भी इतना मान सम्मान नहीं करता था जो बड़े भाई पर था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था और दोनों भाई में इतना स्नेह था, अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़खा तक ना था, कभी उसे डांटा भी नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते थे। जैसे ही इलाहाबाद से श्रीकंठ सिंह हफ्ते में शनिवार को आया करता था, तब कुछ ना कुछ अपने भाई के लिए वास्ते लाया करता था। अब ऐसे भाई के बीचों बीच ऐसा दरार पड़ चुका है, क्या होगा देखिए। मुगधर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल, जब उसने अपने से ड्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। मुगदर का मतलब है बच्चों, व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुगरी होती है। उस खेल में नागपंचमी के दिन वह जीत चुका था, उसके लिए 5 रुपये का नोट दिए चुके थे। तो इस तरह ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। तो भाई के मुंह से ऐसा बातें जो नहीं तो लाल बिहारी इस घर में रहे तो मैं ना रहूँगा, अगर मैं रहूँगा तो लाल बिहारी इस घर में नहीं रहना है, ऐसे शब्दों को सुनकर लाल बिहारी के मन में बहुत दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। तो उसको गलती का एहसास हो चुका है और अपने गलती का एहसास होकर वो रो पड़ा है, पछता रहा है। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, जो हुआ था
हो गया था। लेकिन लाल बिहारी के दिल में भाई हानि के बाद इसका परिणाम क्या होगा, वो ज़रूर उसके दिल में ऐसा भय, ऐसा डराव का भाव पड़ चुका था। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, उनसे कैसे बोलूँगा, कैसे बोल सकता हूँ, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी, मैं उनका सामना कैसे करूँगा। उसने समझा था कि बुलाकर समझा देंगे। शायद मैं जानता था कि, मैं सोचता था कि मेरा भैया मुझे बुलाकर ऐसा गलती न करने का समझा सकता था, लेकिन वो सोच गलत था। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। आज जिस भाई के दिल में दया का प्रतिरूप देखा था, आज वो दया निर्दया में बदल चुका था। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लाल बिहारी सोचता था मेरे ऊपर अन्याय कर रहा है। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता था। वो सोचता था अगर मेरे साथ उसे मुझे बुलाकर अगर दो बातें कहे और दो तमाचे मारे भी तो मैं सह लेता, लेकिन ऐसा दुख कभी ना होता था जो उसके मुंह द्वारा इस घर में लाल बिहारी रहना है तो मुझे नहीं रहना, अगर मुझे रहना है तो लाल बिहारी नहीं रहना है। उस वाणी, जिस मुंह से उस वाणी को सुनकर लाल बिहारी दुखित हो रहा है, पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, और कहा भी चुका है श्रीकंठ से लाल बिहारी का मुख कभी ना देखूंगा। लाल बिहारी से यह शब्द सह ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे। तुरंत लाल बिहारी अपने कोठरी में जाकर जो तैली में अपने कपड़ों को रख लेता है, आंखें पोंछ लेता है ताकि किसी को यह ना दिखे कि मैं लाल बिहारी रोता था, लाल बिहारी दुखित है, यह बात किसी को पता ना चले। ऐसा वो आंख पोंछते हुए आनंदी के कोठरी के सामने आकर आनंदी भाभी से कह रहा है, भाभी भैया ने निश्चय कर चुके हैं कि मेरे साथ इस घर में वे नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब इस घर से जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मैं इस घर से जा रहा हूँ और कभी भी उसे यह मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। भाभी के सामने वो क्षमा याचना कर रहा है, आनंदी के सामने गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना कर रहा है। जो कुछ भी हुआ उसे मुझे क्षमा करना, जो कुछ मुझसे अपराध हुआ है मुझे क्षमा करना। तो यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आता है। तो बच्चों, आज के भाग 4 के अंतर्गत अध्ययन के विषय बनता है लाल बिहारी को अपने गलती का एहसास हो चुका है। गलती का एहसास होकर भाभी के सामने वो क्षमा याचना कर रहा है। व्यक्ति में पश्चाताप से बढ़कर कोई और क्षमा का गुण नहीं होता। यानी क्षमा के लिए अगर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए दंड देना ही उचित नहीं है। अगर उस व्यक्ति में अपने अपराध का पश्चाताप हो जाता है, एहसास होता है, उससे बढ़कर कोई दंड नहीं हो सकता। इसलिए आनंदी उस अपराध को क्षमा कर देती है। और आगे के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग यह जानकारी ले सकेंगे, आनंदी आगे अपने देवर को, जाते हुए देवर को हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच कर लाकर कहती है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है। और उसके कोमल हृदय में एक सात्विक गुण जागृत हो जाता है। वो सात्विक गुण जागृत होने के बाद आनंदी भी रोती है। जो जिस
घटना को इतना बड़ा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं था। जो घटना घट चुका है वो अभी भी उस मामले को किसी भी तरीके के द्वारा उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सोचकर इस घटित घटना के मामले को कैसे वो अपनी बातों द्वारा पति को कैसे समझा देती है और बिगड़ती हुई इस घर को आगे कैसे बना सकती है, वो आगे के अध्ययन में देखेंगे। बच्चों, जो भी आप लोग वीडियो देखने के बाद सुने हैं उससे आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना ज़रूरी होगा। अभ्यास पुस्तिका में किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर लिखते जाइए। तो इसके साथ साथ बच्चों आगे के अध्ययन में देखेंगे आनंदी के बिगड़ता हुआ घर को बनाकर बड़े घर की बेटी कैसी बनती है। धन्यवाद।